9/2/2022 है। संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से जो पाठक हैं उनको मेरे तरफ से स्वागत है और उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि भारत के संविधान की जानकारी रखना पूरे देश की जो है जानकारी रखना है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में हम आपको पहले बता दिए थे कि जो है नम्यता अनम्यता का पहचान है, और नेक्स्ट इसका है क्या पहचान है, एकात्मकता, और एकात्मकता की ओर भारत का संविधान दिखता है और संघीय फेडरल सिस्टम है। अब हम आपको बताएंगे कि सरकार का संसदीय रूप है। भारतीय संविधान की ये पांचवी पहचान है कि सरकार का संसदीय रूप है। सरकार का संसदीय रूप है। सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप है। अगर भारत के संविधान को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सरकार चलती है, अभी चल रही है, उसका रूप क्या है, नेचर क्या है, तो संसदीय है। तो इसके संसदीय रूप भी भारत के संविधान की एक पहचान है। तो भारत के संविधान की पहचान संसदीय रूप के रूप में भी देखा जाता है। तो क्या है संसदीय रूप भारतीय संविधान की? तो आइए हम आपको इसके कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। भारतीय संविधान अमेरिका के भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान, अमेरिका की अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली मतलब सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली की जगह जो है ब्रिटेन की तरह संसदीय तंत्र को अपनाया, की जगह ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया है। 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 संसदीय व्यवस्थापिका में संसदीय व्यवस्था जो होती है, संसदीय व्यवस्था विधायिका, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय, संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। वह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। वह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है, अध्यक्षीय प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है। तो अब यहाँ आपको हम बता दें कि सरकार का संसदीय रूप भी भारत के संविधान की एक पहचान है। इस संसदीय रूप में कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है।
आवश्यक भी है, जानकारी रखना भी है। परीक्षा में सब पूछा जाता है और इस परीक्षा में तो और पूछा जाता है, और इसी परीक्षा के लिए हम आपको मदद कर रहे हैं। आप मदद लेना स्वीकार करें और इसको पढ़ें। अपने अंदर जो है क्या बोलता है, अपने अंदर जो है उत्प्रेरणा अपने स्वतः पैदा करें, अपना दीप अपने स्वतः जलावें। जैसे बुद्ध भगवान ने बोला है कि जो है आप स्वयं प्रकाश से लैस हैं, इसलिए अपना प्रकाश आप स्वयं बने, दूसरे के सहारे मत रहें। तो आप पढ़ें। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की जगह ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था भारत में जो अपनाई गई है और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपस में तालमेल करके सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। और अध्यक्षीय प्रणाली जो अमेरिका में है, अध्यक्षीय प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सरकार के जो 3 पार्ट हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, 3 पार्ट होते हैं। अमेरिका में इसका काम अलग है और कार्यपालिका का काम अलग है और न्यायपालिका का काम अलग है। इसीलिए अमेरिका में ज्यादा गलती नहीं होती है। भारत में व्यवस्थापिका के लोग कार्यपालिका में घुसे हैं, कार्यपालिका के लोग व्यवस्थापिका में घुसे हैं, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका मिलकर न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका ये लोग नियुक्ति करते हैं। तो इसीलिए ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसीलिए भारत में जो है बहुत कुछ जो है भ्रष्टाचार समाहित है। तो यही थोड़ा गड़बड़ी दिखती है संसदीय प्रणाली में कि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसने दिया था, वो उसका नाम जो है अभी हम बता देते हैं, जवान पर नहीं आया है सेपरेशन ऑफ पावर, तो अभी बता देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है के सिद्धांत पर अध्यक्षीय प्रणाली आधारित है। इसीलिए अमेरिका में बहुत कम जो है भारतीय शासन, अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी शासन में बहुत कम खामियां मिलती हैं। लेकिन भारत में यही संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहीं देखिएगा व्यवहारिक रूप में तो सब एक ही जो है चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए जो व्यवस्थापिका के लोग हैं, जो कानून बनाते हैं, वही लोग कार्यपालिका के हेड होते हैं, और वही कार्यपालिका के हेड होते हैं। तो यही कार्यपालिका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये अपनी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालयों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए भारत में न्याय नहीं हो पा रहा है। सब व्यक्तिगत एक्चुअल बिल में आपको बताए थे, एक्चुअल बिल, यथार्थ इच्छा ये रूसो का है, रूसो, जीन जैक्स रूसो, उसको बताया है कि उन्हें फिलॉसफी दिया यथार्थ इच्छा। तो मानव जो समाज में मैक्सिमम आप देखिएगा सभी यथार्थ इच्छा के वशीभूत जिंदगी काट रहे हैं। तो यथार्थ इच्छा वाले समाज को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो ये तीनों जब एक जगह मिल जाता है तो अपने हित के लिए कानून बनाता है, यानी समाज के कुछ वर्गों के लिए हित के लिए कानून बनाता है, और बाकी वर्गों के लिए शोषण का काम करता है। इसीलिए यहाँ संसदीय प्रणाली में ये कुछ खामियां हैं। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अगर ये तीनों अलग अलग काम करते, अलग अलग इनके चीफ होते, तो शायद भारत में इतनी भ्रष्टता नहीं होती। तो सरकार का संसदीय रूप भारतीय संविधान अमेरिकी की अध्यक्षीय प्रणाली के आधार पर, भारतीय संविधान अमेरिकी की अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसके जगह ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया है। और संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत बोलता है, सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत है, व्यवहार जो कुछ भी हो तो सिद्धांत तो यही है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका में है, जिसे व्यवस्थापिका में व्यवस्था बनाना है तो प्रधानमंत्री रहते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के हेड भी हैं। कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है, रैमजे मेयोर। उसी तरह से जो है ब्रिटेन का
राजा राज करता है, ब्रिटेन का राजा प्रधानमंत्री शासन करता है, राज नहीं करता है। उसी तरह से अमेरिका का भारत का राष्ट्रपति केवल राज करता है, शासन नहीं करता। कार्यपालिका का नॉमिनली हेड है, केवल नाम मात्र का हेड है, एक्चुअली हेड तो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री होता है भारत में, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उससे हम लोग को नहीं जाना है, सिस्टम को पढ़ना है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वह कार्यपालिका का अप्लाइड हेड है, ठीक है, और नॉमिनली हेड सैद्धांतिक हेड राष्ट्रपति है, लेकिन अप्लाइड हेड व्यवहारिक हेड प्रधानमंत्री है। तो संसदीय शक्तियां जो है भारत में अपनाई गई है, इसलिए कहने के लिए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है में यह बात है कि व्यवसायिका के अलग कार्य होंगे, कार्यपालिका के अलग होंगे, न्यायपालिका के अलग होंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है के सिद्धांत पर आधारित है। आगे आइए हम आपको ले चलते हैं सरकार के संसदीय रूपों की झलक क्या है। तो ये जानना आपको जरूरी है कि भारत के संविधान की ये पहचान है कि ये संसदीय रूप है। तो अब हमसे और चाहे आपसे कोई सवाल पूछे तो भारत का संविधान गलत है, तो भारत का संविधान गलत है, इस आधार पर तो आप लोग कहिएगा या हम भी कह सकते हैं। लेकिन ये संविधान के जो निर्माता हैं वह यह समझ करके संसदीय रूप अपनाए कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका आपस में सहयोग करेंगी। तो सहयोग करना तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर कहे कि अगर भारत का संविधान पर बहस आप करते हैं कि कैसा अच्छा है बुरा है, तो हम इस पर बहस नहीं करेंगे। हम बहस करेंगे अच्छे लोगों के हाथ में चला जाए संविधान, अच्छे लोगों के हाथ में संविधान चला जाए तो अच्छा होगा, और बुरे लोगों के हाथ में संविधान चला जाए, बुरा लोगों के हाथ में, तो संविधान बुरा साबित होगा। तो वही बात है, सहयोग के लिए व्यवस्था दिया गया, लेकिन ये सहयोग के नाम पर, सहयोग की आड़ में अपना हित सिद्ध कर लेते हैं। यही पॉलिटिशियनों का काम है भारत में कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग के आधार पर संविधान में व्यवस्था दिया गया, उसका बहाना लेकर अपने हित के लिए कानून बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ संविधान का दोष नहीं है। संविधान से के आधार पर जो चुन करके आते हैं और सत्ता हाथ में ले लेते हैं, दोष उनका है, संविधान का कहीं दोष नहीं है। तो आइए हम चलते हैं आगे, और कुछ तथ्य क्या है। हम तो पढ़ रहे हैं, आपको राज्य व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं कि आप जो है इसको बढ़िया से जानिए, तब डिस्कशन करिएगा। इसमें संविधान का कहीं दोष नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का दोष है। वह जनप्रतिनिधि एक्चुअल बिल वाले हो गए हैं, यथार्थ इच्छा वाले हो गए हैं। तो सरकार का संसदीय रूप में कुछ तथ्य हैं, जैसे पहला तथ्य यह है कि वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका की उपस्थिति है। वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति है, कि कार्यपालिका की उपस्थिति है। दूसरा है बहुमत वाले दल की सत्ता है। बहुमत वाले दल की सत्ता है। तीसरा क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।
विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व, मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व। निचले सदन का विघटन होता है, निचले सदन का विघटन होता है, इसमें लोकसभा व विधानसभा। तो सरकार के संसदीय रूप में यही रूप है कि भारत का जो संविधान है इसमें व्यवस्था है कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटेन का ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के आधार पर ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली बनाया गया है। संसदीय प्रणाली में जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग करने के सिद्धांत पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग के आधार पर एक ताल में बैठाने की विशेषता है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति है। तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में रैमजे मैकडोनाल्ड जो है एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, वहाँ प्रधानमंत्री भी थे। उनका कहना है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, जिस तरह से ब्रिटेन में राजा राज करता है, क्राउन एंड किंग, तो क्राउन जो है, जो किंग होता है वह राज करता है और जो है किंग राज करता है। क्राउन केवल एक विशेषता दिखता है, केवल वो एक ताज है। ठीक उसी तरह से वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति है। वास्तविक यहाँ कार्यपालिका जो है आपका प्रधानमंत्री है और उसके सगे संबंधी जो मंत्रिमंडल में है, जो है व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं। तो वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का हेड है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड है। यही दोनों की उपस्थिति होती है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, जिसका बहुमत हो जाए, एक ही वोट से अगर बहुमत हो गया पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही वोट से बन जाएगा, जाने और मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ है कई दफे कि एक वोट से भारत की सरकार गिर गई है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, जो विधायिका है, तो विधायिका का जो व्यवस्थापिका जो होती है, व्यवस्थापिका जो है कानून बनाती है। तो व्यवस्थापिका में सब लोग होते हैं। कानून का रूप कब बनता है? व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति भी रहता है और जो है लोकसभा के सदस्य भी रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं। ये लोग सदस्य क्या होते हैं? तीनों मिल करके कानून बना लेते हैं, राष्ट्रपति अंतिम रूप दे देता है, दस्तखत हो जाता है। तो विधायिका के प्रति अब कार्यपालिका में जो उसके ये विधायिका कार्यपालिका के जो प्रधानमंत्री जो है विधायिका के हेड के रूप में जाने जाते हैं, उनके मातहत जितने एग्जीक्यूटिव के लोग हैं कार्यपालिका, डायरेक्टर से लेकर के निचले जिले स्तर तक के सभी इसके प्रति जो है नौकरशाह बन के काम करते हैं। तो ऊपर से जैसे झंडा मिलता है, आदेश मिलता है विधायिका के हेड का, उसी तरह से वह कार्यपालिका के हेड लोग काम करते हैं। अभी देख लीजिए, किसी भी जिले में अगर मुख्यमंत्री बोलते किसी डीएम को, तो अपना व्यवस्थापिका के जो नियम बनाए गए, व्यवस्था दिया गया, उसी नियम के अनुसार वो कलेक्टर काम करेगा, अपने बुद्धि के हिसाब से काम नहीं करेगा। जब करेगा तो जो व्यवस्थापिका के लोग नियम बनाए उसी के हिसाब से काम करेगा। तो ये कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, जितने कार्यपालिका में लोग शामिल हैं सब लोग की जवाबदेही है विधायिका के कार्यों को मानना। और चौथी विशेषता यह है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। जो विधायिका होती है, जितने मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे सीएम बोलेगा वैसे सब लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री बोलेगा वैसे सभी मंत्री विभागीय मंत्री हाँ में हाँ हामी करेंगे। और पांचवा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व।
इसमें नेतृत्व कौन करता है राज्य का, पूरे देश का? प्रधानमंत्री करता है या मुख्यमंत्री करता है? सूबे का, राज्य का जो है मुख्यमंत्री करता है और देश का प्रधानमंत्री करता है। और निचले सदन का विघटन, निचला सदन यह है लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा निचला सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा में जीरो पढ़ने वाली, जिनकी शिक्षा जीरो है वो भी लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, और विधानसभा के सदस्य भी जिसकी कोई योग्यता न हो, कोई योग्यता न हो, केवल वह 25 वर्ष की उम्र पार कर दिया हो और वह भारत का नागरिक हो, और कहीं उस पर जो है कोई जो है ये मेन, और ये 25 वर्ष की उम्र पार कर गया हो, भारत का नागरिक हो, उसके ऊपर कहीं दिवालिया और कोई ऐसे केस न हो जो सजा याफ्ता कर दिया गया हो, जो सजा जो अदालत, शीर्ष की अदालत उसको सजा याफ्ता दे दिया हो, वैसा कोई व्यक्ति न हो तो वह जो है चुनाव लड़ सकता है। यानी इस तरह से कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य ऐसे होते हैं जो बुद्धिहीन होते हैं। वो अपने लिए तो बुद्धि खूब लगाते हैं, खूब तिगड़म बारिश कर देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, उसमें आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन वो अपने लिए करते हैं, समाज के लिए कम करते हैं। समाज और राज्य के लिए अगर ज्यादा करते तो आज विशेष तरह की इतनी पार्टियां बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आज देख रहे हैं मुर्गी के अंडे की तरह पार्टियां का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो जो पार्टियां बन रही हैं उस पार्टियों में शामिल लोगों, चाहे पार्टियों को सहमति प्रदान करने वाले जो लोग हैं, उनके हित की पूर्ति ये लोकसभा और विधानसभा के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वह नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें मूर्खों का कहिए लोकसभा और विधानसभा में पढ़े लिखों की संख्या कम है, इसीलिए पढ़े लिखों की संख्या कम है सदस्यों की, तो मूर्खों का शासन इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तो यह निचला सदन है। निचला मतलब नीचे, जिसमें अयोग्यता का अभाव हो, और जो है ऊंचला मतलब एक निचला सदन है, एक उच्च सदन। उच्च सदन में राज्यसभा है, विधान परिषद है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं और जो है शिक्षक से भी चुन के जाते हैं, कला संस्कृत के क्षेत्र से भी चुन के जाते हैं, और इन लोगों के जो निचली जो है जनप्रतिनिधि जो है स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र से भी जीत के जाते हैं, इसलिए उसको उच्च सदन कहा जाता है। और ये लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है कि यह मूर्ख लोग भी इसमें जीत के चले जाते हैं। जनता में हुजूम को किसी तरह से जनता को अपने तरफ आकर्षित करके जो है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, झूठ और प्रोपेगेंडा रच करके वोट को हथिया करके और लोकसभा में और विधानसभा में चले जाते हैं। इसलिए इस सदन को लोकसभा और विधानसभा को जो है निम्न सदन कहा गया है। कोई भी देखिए एमपी, कोई भी देखिए एमएलए, उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे होंगे, मारपीट झगड़ा बवाल से लैस होगा, उससे लोग डरते होंगे। कुछ लोग तो डर डर के वोट दे देते हैं, कुछ लोग पैंतराबाजी से दे देते हैं, कुछ लोग तो पैसे पर बिक करके वोट दे देते हैं। तो ये लोकसभा में जो सदस्य होते हैं और विधानसभा में सदस्य होते हैं, छल बल कल, छल से भी, बल से भी और कल करके, छल बल कल तीनों हथियार अपना के किसी तरह से इनका वोट ले लेते हैं और निम्न सदन में चले जाते हैं। इसीलिए व्यवस्थापिका का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। इसीलिए किसका ह्रास हो रहा है? व्यवस्थापिका का दिनों दिन भारत में ह्रास हो रहा है। इसीलिए व्यवस्थापिका का भारत में दिनों दिनों ह्रास हो रहा है। इस बात को समझिए, समझे रहिएगा तो इस बात को बढ़िया से आप जवाब दे सकते हैं। व्यवस्थापिका में बीपीएससी में 1994 में भी सवाल पूछा भी गया था कि व्यवस्थापिका का ह्रास के कारण बताइए। तो ये आज मैं आपको ही बता दिया, व्यवस्थापिका के ह्रास का मुख्य कारण यही है कि व्यवस्थापिका में जो सदस्य जाते हैं वो अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनकी शिक्षा की कोई जो है योग्यता नहीं है। इसीलिए व्यवस्थापिका का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। तो यही है, ये सवाल बीपीएससी बिहार पीसीएस के और लोअर के पीसीएस के, बिहार पीसीएस और लोअर पीसीएस के 1994 में परीक्षा आया था लोक प्रशासन के पेपर में, है कि संविधान लोक प्रशासन के पेपर में आया था। जिन्होंने इस व्यवस्था को लिखा वो बढ़िया, वो उनको नौकरी मिल गई। तो आप भी जान जाइए कि व्यवस्थापिका का ह्रास के कारण क्या है।
व्यवस्थापिका का ह्रास के कारण यह है कि व्यवस्थापिका में शामिल जो लोग हैं वह उनके लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसे सीधे शब्दों में कहिए ना, ये मूर्खों की सरकार होती है। इसीलिए जो इस पर इसके सहायता के लिए जो IAS कार्यपालिका को की जवाबदेही संभालते हैं, उनको बुद्धि और विवेक देते हैं, इसलिए निचला सदन कहा जाता है। तो ये बात है। तो भारत सरकार की संसदीय रूप को आपने समझ लिया। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका है की उपस्थिति होती है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व होता है राज्य और देश में, और निचले सदन का विघटन होता है। हमेशा निचला सदन टूटते रहता, मरते रहता, फिर जिंदा होता, मरता है, जिंदा। चुनाव होता है तो फिर नए नए लोग आते हैं, लेकिन जो उच्च सदन कभी मरता नहीं, हमेशा आजीवन जीवित रहता है। उसमें से कुछ सदस्य एक तिहाई प्रत्येक 6 साल के बाद निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए उसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहते हैं। हाँ, आपको बता रहे थे जो है अमेरिका संविधान में अध्यक्षीय शासन को अपनाया गया है, तो वहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का पावर अलग अलग है। तो उसको मॉन्टेस्क्यू नामक विचारक ने, मॉन्टेस्क्यू नामक ने उस फिलॉसफी को दिया है। मॉन्टेस्क्यू इस फिलॉसफी को इसलिए दिए कि मानव बेहद स्वार्थी है। जब एक बेटा अपने बाप की लाश को फूंकने नहीं देता है, कहता है कि जो प्रॉपर्टी सृजन किया गया इनके द्वारा अब से फिर से बंटवारा हो जाए तब लाश जाएगी, इतना स्वार्थी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हाब्स का अपना एक फिलॉसफी है। हाब्स वो कहता है कि बेटा अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल जाता है, लेकिन उसके संपत्ति के लिए कुर्बान हो जाता है। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू कहा है, हाब्स के बातों को ध्यान में रखते हुए, कि नहीं, मानव स्वार्थी है, इसलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, ताकि राजा जो है अपने हित की पूर्ति, व्यक्तिगत हित की पूर्ति ज्यादा अर्थ के क्षेत्र में या सारे प्राकृतिक संपदाओं को अपने उपभोग में मत लगा ले। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिए हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग है, सब अपने क्षेत्र में काम करेंगे। इसीलिए अमेरिका में बैलेंस गवर्नमेंट है, वहां शक्ति संतुलन की सरकार है। यहाँ कहीं शक्ति संतुलन है या नहीं है? शक्ति का संतुलन है ही नहीं है। शक्ति है तो एक ही ओर जाके एक ही की तरफ काम करती है। अमेरिका में शक्ति का संतुलन है, व्यवस्थापिका यहाँ काम करेगी, कार्यपालिका यहाँ काम करेगी, न्यायपालिका यहाँ काम करेगी। इसके क्षेत्र में यह दखल नहीं करेगी, इसके क्षेत्र में यह दखल नहीं करेगी, इसके क्षेत्र में यह दखल नहीं करेगी। बैलेंस ऑफ पावर है, और भारत में बैलेंस ऑफ पावर का अभाव है। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर के अभाव होने के नाते भ्रष्टाचार है भारत में। अब देख नहीं रहे हैं, सीधे सीधे एमपी खरीद लिए जा रहे हैं, सीधे सीधे टिकट बिक रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए में, 3-3 करोड़ रुपए में। क्या है? बैलेंस ऑफ पावर न होने के कारण या शक्ति विभाजन न होने के कारण आज भारत में भ्रष्टाचार है। जो टिकट लेके खरीद के आ करके और नेता बन के निम्न सदन में जाएगा, क्या आपकी बात उठाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए भारत के संविधान को आप बढ़िया से पढ़िएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आइए सरकार के संसदीय रूप के विषय में आप जान गए, कुछ और तथ्य बता दें तो आगे चलते हैं। लेकिन ये है कि मेरे इस जो लेक्चर मैं दे रहा हूं, अपना बहुमूल्य समय निकाल के दे रहा हूं भाई, है। और जो है आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, इसी में कल्याण है। हम हर विषय पढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 1-2 टॉपिक ही पढ़ा दें, तो दूसरा टॉपिक हिस्ट्री भी आपको शुरू कर देंगे। मनो हम आपको चाहते हैं कि आप इंटर पास कर लिए हैं। अगर आपके बच्चे इंटर पास भी कर लिए होंगे तो सुनिए और उनको कहिए पढ़ने के लिए। तो आइए हम आगे और चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है।
संसदीय प्रणाली पर आधारित है। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। कुछ मूलभूत अंतर है। वह अंतर क्या है, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में क्या समझ सकते हैं, संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का जो प्रधान है, निर्वाचित व्यक्ति होता है। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। उत्तराधिकारी व्यवस्था है। तो ये समझ लीजिए कि भारत में संसदीय प्रणाली को बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। फिर भी मानो ब्रिटिश की तरह ही भारत में संसदीय प्रणाली है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है। इस मूलभूत अंतर को आपको समझना होगा। यही बारीक चीज, यही क्रीम चीज है। इसमें यही क्रीम चीज है, यही वास्तविक चीज है। क्या है, ब्रिटिश संसद की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद जितना शक्तिशाली है उतना भारत का संसद शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यहाँ की पार्लियामेंट्री को सुपरमेसी दी गई है, लेकिन ब्रिटेन की संसद की तरह नहीं है। तो भारत का प्रधान जो होता है वह निर्वाचित व्यक्ति होता है, जब गणतंत्र जनता के द्वारा चुन के आता है। जबकि ब्रिटेन का जो है आपका संप्रभु या ब्रिटेन का प्रधान संसदीय प्रणाली वहां है, लेकिन वह जनरेशन बाई जनरेशन आता है। यही तो अंतर है। इस अंतर को आप जान लीजिएगा। उत्तराधिकारी होता है वहां का पार्लियामेंट का या व्यवस्थापिका का जो हेड होता है, अगर वो मर गया तो उसका बेटा जो है वहां उसका उत्तराधिकारी होगा। तो यही अंतर है वहां के पार्लियामेंट में, यहाँ के पार्लियामेंट में। लेकिन सवाल पूछ दिए, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बताइए कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, रूस, जापान, चीन। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन। तो आप हमेशा संशय में नहीं पड़िएगा, हमेशा मारिएगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो आइए हम अब अगला तथ्य थोड़ा बताते हैं कि मूलभूत अंतर क्या है भारत के संसदीय प्रणाली में और इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली में। यहाँ भारत का संसदीय प्रणाली का जो भारत का प्रधान होता है निर्वाचित होता है, वहाँ का प्रधान जो होता है ब्रिटेन का प्रधान जो है उत्तराधिकार के रूप में आता है। यही अंतर है। तो इसको आप बहुत बढ़िया से जानिएगा। कहिएगा हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितना बार पढ़िएगा उतना बार नई नई चीजें मिलेगी। तो इसलिए आपको मैं हिदायत देता हूँ कि इसको आप जरूर पढ़िएगा। पढ़िए, लिखिए और इस पर अपना मनन करिए कि क्या हम पढ़े हैं भारतीय संसदीय प्रणाली और जो है इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली में मूलभूत अंतर क्या है। तो मूलभूत अंतर यही है कि उत्तराधिकारी होता है या निर्वाचित होता है। अब आपको हम बताएं, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे भारत का हो अथवा ब्रिटेन का, चाहे वह भारत का हो चाहे वह
भारत का हो, चाहे वह भारत का हो या ब्रिटेन का हो, चाहे भारत का हो चाहे वह ब्रिटेन का हो, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि राजनीति के जानकारी से हो गई है। इसीलिए राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। प्रधानमंत्री जो चाहे वह देश में करा सकता है, हो भी रहा है। प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले रहा है वही हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री सरकार, संसदीय सरकार की आलोचना करते हुए रैमजे मैकडॉनल्ड आलोचना करते हुए कहे हैं कि संसदीय सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री सरकार में या संसदीय सरकार में जो प्रधानमंत्री कहता वही होता, मुख्यमंत्री जो कहता वही होता। इसीलिए उसके साथ जितना हुजूम है उसका विरोध नहीं करता। जिस रास्ते वो प्रधानमंत्री का डिसीजन चल पड़ता है, मुख्यमंत्री का डिसीजन चल पड़ता है। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, दोनों में शामिल होता है। इसलिए एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये बहुत बढ़िया सटीक जो है ये बात लगती है। आपको देख लीजिए, देश में अभी भी देख लीजिए, पिछली सरकारों में देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री कहा वही में संसद में हाथ उठाया जाता है, सब सही है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी बुराइयों को, संसदीय सरकार की बुराइयों को गिनाया गया है। तो भारत के संविधान का ये विशेषता मैं आपको बता दिया, सरकार का संसदीय रूप भी है। भारत के संविधान का 5वीं विशेषता क्या है? संसदीय रूप है। और आप तो जानिए गए कि मॉन्टेस्क्यू को हम आपको बता दिए, हाफ ने बताया कि मानव छली है, धोखेबाज है, रक्त पिपांसु है, हत्यारा है, लुटेरा है, डाकुओं का गिरोह है। उसके अंदर बहुत सारी बातें, बुराइयां भरी हुई है। वो अपने माँ बाप को जब नहीं बख्शता है तो ये सरकार जनता को कैसे बख्शेगी? इसीलिए आपको मार्क्स ने भी कहा है कि सरकार शोषण का यंत्र है। क्या है? सरकार का शोषण का यंत्र। संसदीय की बुराइयों को गिनाते हुए हाफ को गिनाइए, मॉन्टेस्क्यू को गिनाइए, और जो है आप मॉन्टेस्क्यू को गिनाइए, हाफ को गिनाइए, और जो है अभी आपको बोले भूल गए अभी, तो इन सबों को गिनाइए, जो है रूसो को गिनाइए, सब बताइए। जॉन लॉक को गिनाइए। जॉन लॉक ने तो यहाँ कह दिया है कि संसदीय सरकार में जो है जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं तो उनका पिछला कॉलर पकड़ के फेंक देना चाहिए। यानी फेंकने का मतलब कुर्सी से नहीं, वोट के माध्यम से। जब वोट का समय आए तो अपना वोट उसके पक्ष में न देकर तो कुर्सी से बेदखल कर देना चाहिए। जॉन लॉक ने यहाँ तक कहा है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अपनी किताब है ऑन ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, प्रतिनिधित्व सरकार में उन्होंने कहा है, उसकी किताब है। तो ये है, आज यहीं तक हम आपको खत्म करते हैं। और अगला जो है भारतीय संविधान की अगली विशेषता हमारी होगी। आप इसको, इस वीडियो इस चैनल पर बने रहिएगा
कि ताकि आपको इसकी खबर आपको मिलती जाए और आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। यह जज के भी परीक्षा में पूछा जाता है और कलेक्टर के भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह संविधान से सवाल दोनों परीक्षाओं में आते हैं। तो अगला हमारा वीडियो होगा, इस पर आप ध्यान देखिएगा। हम अगला वीडियो पढ़ाएंगे, हमको मौका मिलेगा तो वह आपका होगा जो है संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, सर्वोच्चता में समन्वय। ये मेरा अगला वीडियो होगा, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये मेरा होगा अगला आपके संविधान, यानी भारत के संविधान की अगली पहचान होगी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपस्थित हो सके। धन्यवाद।